हे एवरीवन, हाउस इट गोइंग। मेरा नाम है रोहित सेमरीवाल और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी नोट्स ऐप का फ्रंट एंड। तो बैक एंड तो हमने बना लिया था पिछली सीरीज़ में, मतलब एक तरह से सब सीरीज़ बोल सकते हो उसे तुम, सीरीज़ के अंदर सीरीज़। तो हमने पहले इसका बैक एंड बनाया था, 4 एपिसोड के अंदर पूरा बना लिया था और साथ के साथ उसे हीरोकू पे अपलोड भी किया था। तो हीरोकू पे अभी वो अपलोडेड है। तो आज से हम लोग अपना फ्रंट एंड स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नोट वगैरह बनाएंगे और नोट्स को सेव कराएंगे, ठीक है। सब कुछ जो भी होगा सारा मोंगो डीबी के अंदर हमारा डेटा सेव होगा, सब कुछ होगा। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बना ली एक नोट्स ऐप नाम से एक सिंपल सी फ्लटर ऐप, और अभी के लिए बस इतना ही है। अभी के लिए मेरी मेन फाइल है, ठीक है, वॉइड मेन, मेरी माई ऐप स्टेटलेस विजेट। उसके अंदर एक होम पेज है जो कि मेरे पेजेस वाले फोल्डर के अंदर है। पेजेस वाले फोल्डर में home_page.dart, तो ये रहा मेरा होम पेज। तो अभी के लिए उसमें इतना ही लिखा है कोड। अभी के लिए एकदम सिंपल है, अभी के लिए मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं करा है। और बैकग्राउंड में मैंने अपना बैकएंड भी ओपन कर रखा है, ताकि अगर हमें इधर से कुछ रेफरेंस लेनी होगी, मान लो हमें अपना नोट का मॉडल देखना होगा, तो वो हम यहाँ से रेफरेंस ले सकते हैं। तो बैकएंड मेरा बैकग्राउंड में ओपन है, उससे कोई मतलब नहीं है वैसे हमें खास। तो स्टार्ट करते हैं अपनी ऐप को बनाना। अब हमेशा जब भी हम ऐप को बनाएंगे तो हम डील कर रहे होंगे बहुत सारे डेटा से, ठीक है। अब ऐप होगी तो ऑफकोर्स उसके अंदर डेटा तो होगा ही। डेटा हम फैच करेंगे, हम डेटा को सेव करेंगे। तो डेटा का मॉडल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हम नहीं चाहते कि डेटा हमारा फ्रीली इधर उधर घूमता रहे। हम चाहते हैं वो एक फ्रेम हो, ठीक है, उसका एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर हो। हमारे डेटा का एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए हम बनाते हैं मॉडल्स। तो सबसे पहले एक लाइब्रेरी में ही मैं एक नया फोल्डर बनाऊंगा, उसे लिखूंगा मॉडल्स, और इस मॉडल्स वाले फोल्डर में बना लेते हैं अपना नोट, ठीक है। तो node.dart, तो यहाँ पे मैं बनाऊंगा एक नोट का मॉडल, ठीक है। तो क्लास नोट। अब इस नोट के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ होने वाली है, तो वो देख लेते हैं अपने बैकएंड में से। तो हमने उधर क्या क्या बनाया था अपने बैकएंड में। एक तो आईडी थी, यूज़र आईडी थी। ये यूज़र आईडी है बेसिकली हमारे इस यूज़र की आईडी, ठीक है। जिस भी यूज़र से अभी हम लॉग्ड इन है, ये सब हम अभी इम्प्लीमेंट करेंगे हमें कैसे करना है। उसके बाद एक टाइटल आएगा, एक कंटेंट आएगा और एक डेट एडिड आएगा, ठीक है। तो आईडी, यूज़र आईडी, टाइटल, कंटेंट और डेट एडिड, तो ये सब यहाँ पे करते हैं ऐड। तो सबसे पहले आएगी हमारी आईडी, आएगी हमारी यूज़र आईडी, उसके बाद है हमारा टाइटल, स्ट्रिंग टाइटल, फिर हमारा स्ट्रिंग कंटेंट, उसके बाद एंड में है डेट टाइम, जो कि हमारा डेट एडिड। ओके, तो ये 1 2 3 4 5 पाँचों प्रॉपर्टीज़ हमने अपने मॉडल के अंदर कर दी हैं ऐड। अब इस नोट का हमें बनाना पड़ेगा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो नोट नेम्ड पैरामीटर्स यहाँ पे होंगे, एक तो this.id, this.user_id, this.title, this.content और this.dateEdit, ठीक है। तो अब इस नोट को यूज़ करके हम इस ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं, ठीक है। इस मॉडल से एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो नोट के साथ साथ अब मेरे को जेसन के साथ बहुत सारा डील करना पड़ेगा, ठीक है। हमारी एपीआई जेसन में डेटा लेती है और साथ के साथ जेसन में ही डेटा देती है। तो वो चीज़ हैंडल करने के लिए भी मुझे यहाँ पे फंक्शंस बनाने पड़ेंगे और साथ के साथ एक फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लूँगा फैक्ट्री node.fromMap। तो ये फ्रॉम मैप वाला जो कंस्ट्रक्टर है मेरा नया, ये क्या करेगा, ये बेसिकली अपने आर्ग्यूमेंट्स में लेगा एक मैप, स्ट्रिंग डायनेमिक मैप, और इस मैप से ये बना देगा मेरा एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मुझे ये रिटर्न कर देगा एक नया नोट, ठीक है। अभी के लिए इस नोट को ऐसे ही खाली छोड़ते हैं और बनाते हैं एक और नया फंक्शन, और उस फंक्शन का रिटर्न टाइप होगा मैप स्ट्रिंग डायनेमिक, और इस फंक्शन का नाम होगा toMap। तो ये toMap वाला फंक्शन मेरे को एक मैप रिटर्न करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अंदर मैं कर दूंगा रिटर्न और एक खाली मैप अभी के लिए, ठीक है। अब इस फ्रॉम मैप के अंदर मैं क्या चाहता हूँ, मैं यहाँ पे जो इसे मैप दिया है उससे मेरी ऑब्जेक्ट बन जाए। तो मैं इस मैप की डिटेल्स अपने इस ऑब्जेक्ट में डालना स्टार्ट करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि इसकी आईडी जो होगी, हमारे ऑब्जेक्ट की आईडी क्या हो जाएगी, इस मैप के अंदर जो आईडी होगी वो। तो मैं मैप आईडी के इक्वल उसे ऐसे कर दूंगा, ठीक है। और ऐसे ही सेम टू सेम मैं कॉपी करूँगा इसे 4 बार, और यहाँ पे आ जाएगी मेरी यूज़र आईडी, ये भी है यूज़र आईडी, यहाँ पे आ जाएगा टाइटल, सेम यहाँ पे भी टाइटल, कंटेंट, यहाँ पे भी कंटेंट, यहाँ पे आएगा डेट एडिड,
यहाँ पे भी आ जाएगा डेट एडिड। अब याद रखना ये जो स्पेलिंग है यहाँ पे, ये स्पेलिंग सेम टू सेम तुम्हारे बैक एंड वाली होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये लोअर केस में है तो ये भी लोअर केस होना चाहिए, मतलब एक भी अल्फ़ाबेट इधर उधर नहीं होना चाहिए, ठीक है। लोअर केस अपर केस सब कुछ यहाँ से मैच होना चाहिए, क्योंकि मैप के अंदर जो डेटा आएगा वो वहीं से आएगा बेसिकली। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये सारी चीज़ें स्ट्रिंग है, ऊपर की चारों चीज़ें, लेकिन ये जो डेट एडिड है ये एक डेट टाइम है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमें मैप से मिली है डेट एडिड उसको करना पड़ेगा पार्स, यानी कि उसको अपने डेट टाइम ऑब्जेक्ट के अंदर करना पड़ेगा कन्वर्ट। तो डेट टाइम डॉट पार्स हम इसे यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। और अब हम पार्स इसे कर रहे हैं, लेकिन बाय चांस भी अगर इसके अंदर कुछ नल आ गया, मान लो ये डेट एडिट बाय चांस भी अगर नल हुई तो यहाँ पे एक एरर आ जाएगा, ठीक है। तो हम नहीं चाहते कोई एरर आए, इसलिए मैं यहाँ पे पार्स की जगह लिख दूंगा ट्राई पार्स, ठीक है। तो ट्राई पार्स से क्या होता है, देखो, कंस्ट्रक्ट न्यू डेट टाइम इंस्टेंस बेस्ड ऑन फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, ठीक है। उसके अंदर जो हम स्ट्रिंग देंगे उससे बेसिकली वो एक डेट टाइम बनाने का ट्राई करेगा, एक्सेप्ट दैट दिस फंक्शन रिटर्न्स नल वेयर पार्स वुड थ्रो अ फॉर्मेट एक्सेप्शन, ठीक है। तो अगर किसी केस में एक्सेप्शन आ जाता है, यानी कि वो कन्वर्ट नहीं हो पाती है डेट, तो उस केस में ये नल हो जाएगा, लेकिन कोई एरर नहीं आएगी, ठीक है। तो सिंपली ऐसे हम बना देंगे अपना एक नोट का नया ऑब्जेक्ट। अब साथ ही साथ ये टू मैप के अंदर हमें रिटर्न करना है एक मैप, तो यहाँ पे एक मैप बना देते हैं, तो ID। अब यहाँ पे भी ये फील्ड्स का नाम सेम टू सेम बैक एंड वाला रखना, क्योंकि अगर तुम उसे थोड़ा सा भी चेंज करोगे तो बैक एंड में वो चीज़ रीड ठीक से नहीं होगी। तो ID में मेरी ID आ जाएगी, यूज़र ID में मेरी यूज़र ID आ जाएगी, सेम टाइटल में टाइटल, यहाँ पे कंटेंट में कंटेंट। अब बारी आती है फिर से डेट एडिट की, और अब क्या है, ये डेट एडिट एक डेट टाइम ऑब्जेक्ट है हमारे पास जो है हमारे नोट के मॉडल के अंदर। तो फिर से हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा एक ऐसे ऑब्जेक्ट में जो कि हमारा वो Node.js वाला सर्वर समझ पाए। तो हम क्या करेंगे, इस डेट एडिट को करेंगे टू ISO स्ट्रिंग, ठीक है। टू ISO 8601 स्ट्रिंग, ये बेसिकली एक डेट की एक स्ट्रिंग होती है, इसके अंदर डेट के बारे में सारी डिटेल्स होंगी, लेकिन एक स्ट्रिंग फॉर्म में, ठीक है। अब ये नल भी हो सकता है, तो यहाँ पे एक नल चेक लगा देना, ओके। तो हमारा नोट डॉट फ्रॉम मैप बन गया। अब हम मैप से नोट बना सकते हैं और साथ ही साथ नोट से मैप भी बना सकते हैं अपने टू मैप को यूज़ करके, ठीक है। तो हमारा नोट का मॉडल यानी कि हमारे नोट का स्ट्रक्चर यहाँ पे हमने बना लिया। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले हम इंस्टॉल करेंगे अपना फेवरेट पैकेज प्रोवाइडर। तो मैं लिखूँगा फ्लटर पब एड प्रोवाइडर, क्योंकि हम लोग प्रोवाइडर यूज़ करने वाले हैं स्टेट मैनेजमेंट के लिए। अब बात करते हैं थोड़ी सी UI की। हमने अभी के लिए नोट का मॉडल तो यहाँ पे बना लिया, अब थोड़ा सा UI बनाते हैं ताकि हम एक्चुअली में कुछ दिखा भी पाएँ। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अभी मैं स्कैफोल्ड के अंदर सेफ एरिया के अंदर अभी के लिए रिटर्न कर रहा हूँ एक खाली कंटेनर, ठीक है। इस कंटेनर की जगह मैं बनाऊँगा एक ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर, ठीक है। इसे यहाँ से हटाते हैं अभी के लिए। तो इस ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर के अंदर मुझे देनी पड़ेंगी दो चीज़ें बेसिकली। सबसे पहला तो ग्रिड डेलीगेट, तो यहाँ पे मैं दे दूंगा एक स्लाइवर ग्रिड डेलीगेट विद फिक्स्ड क्रॉस एक्सिस काउंट, ठीक है। इतना बड़ा नाम है इसका ये, तो इसे देख के घबराना मत, ये बेसिकली तुम एक ग्रिड डेलीगेट दे रहे हो, ठीक है। स्लाइवर ग्रिड डेलीगेट विद फिक्स्ड क्रॉस एक्सिस काउंट, यानी कि इसका जो क्रॉस एक्सिस काउंट होगा वो फिक्स्ड होगा। तो यहाँ पे इसके अंदर मैं दे सकता हूँ क्रॉस एक्सिस काउंट, जिसे मैं दे दूंगा अभी के लिए 2। तो इस क्रॉस एक्सिस काउंट से क्या होता है, इस क्रॉस एक्सिस काउंट से होता ही है कि मेरे इस ग्रिड व्यू के अंदर एक लाइन में यानी कि एक रो में 2 एलिमेंट्स आएंगे, यानी कि 2 विजिट्स आ सकते हैं। अगर मैं इसे 3 सेट कर दूंगा तो मेरे एक लाइन में 3 विजिट्स आ सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए इसे 2 ही करते हैं, इसे मार्क कर देते हैं कांस्टेंट, क्योंकि ये कभी चेंज नहीं होने वाला है। तो अगली चीज़ हमें देनी है आइटम बिल्डर, कॉन्टेक्स्ट और इंडेक्स, ठीक है। अब इस आइटम बिल्डर को, अब इंडेक्स यहाँ पे है तो साथ के साथ आइटम काउंट भी होगा कुछ, क्योंकि कुछ काउंट तो उसका रहेगा ही। तो अभी के लिए मैं इसे स्टैटिक 5 सेट कर देता हूँ, बाद में जब हम पे डेटा वगैरह होगा तो ऑफकोर्स यहाँ पे उसकी लेंथ आएगी, वो डायनामिक होगा तब। अभी के लिए स्टैटिक मैं यहाँ पे सिर्फ 5 लिख देता हूँ। अब इस आइटम बिल्डर के अंदर मैं रिटर्न करूँगा एक कंटेनर जिसका कलर होगा colors.blue,
ठीक है, तो ये देखो मेरे कंटेनर्स आ गए एक लाइन में 2। अब क्या करूँगा, इनके अंदर दूंगा थोड़ा थोड़ा मार्जिन। तो मार्जिन कांस्टेंट एज इनसेट्स डॉट ऑल। ठीक है, मैं ऑल साइड्स पे दे रहा हूँ कितना, 5। तो कुछ ऐसा मेरे को यहाँ पे ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरे ये सारे नोट्स के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप बन गया। अब स्कैफोल्ड के अंदर देते हैं ऐप बार भी, ऐप बार, ये आ गई ऊपर मेरी ऐप बार। और टाइटल टेक्स्ट नोट्स ऐप, इसे मार्क करते हैं कांस्टेंट। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे ऐप बार के अंदर जो टाइटल है वो सेंटर में आए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सेंटर टाइटल को कर सकता हूँ ट्रू। तो ये मेरा टाइटल जो है सेंटर में आ जाएगा। तो हमारा ये सिंपल सा यहाँ पे यूआई बना लिया हमने। ठीक है, एक लाइन में ऐसे इस तरह से 2 नोट्स दिखने वाले हैं। तो ये मेरा एक तरह से नोट का विजेट हो गया। अभी के लिए इनकम्प्लीट है, अभी के लिए पूरी तरह से इनकम्प्लीट है, क्योंकि अभी इधर ना तो टाइटल है, ना कंटेंट है, ना कुछ है। तो वो सब अभी हम दिखाएंगे बाद में। हमें इस स्कैफोल्ड के अंदर ही चाहिए एक फ्लोटिंग एक्शन बटन भी। ठीक है, इस फ्लोटिंग एक्शन बटन से क्या होगा, बेसिकली हम अपने नए पेज पे जाएंगे जहाँ पे हम एक नया नोट ऐड करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको बस एक चाइल्ड में आइकन दे दूंगा अभी के लिए। तो फ्लोटिंग एक्शन बटन ऑन प्रेस्ड, चाइल्ड में देते हैं आइकन्स डॉट ऐड। ये आ गया मेरा फ्लोटिंग एक्शन बटन भी। अब मैं क्या चाहता हूँ, जैसे ही मैं इस पर टैप करूँ एक नया पेज ओपन हो जाए मेरा, और उस पेज पे क्या होगा, हम नया नोट ऐड कर पाएंगे। तो पेजेस में नया पेज बनाते हैं, ऐड न्यू नोट डॉट डार्ट, इंपोर्ट करेंगे मटेरियल और बनाते हैं एक स्टेटफुल विजेट। इसका नाम होगा ऐड न्यू पेज। यहाँ पे रिटर्न करेंगे स्कैफोल्ड, स्कैफोल्ड के अंदर सेफ एरिया, और सेफ एरिया के अंदर एक खाली कंटेनर अभी के लिए। ठीक है, ये सिर्फ अभी के लिए, बाद में इसे हटा के जो भी हमें वहाँ पे रिटर्न करना होगा वो हम करेंगे। तो अब होम पेज पे यहाँ पे मैं जैसे ही अपने इस फ्लोटिंग एक्शन बटन पे टैप करूँगा, तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि नेविगेटर जो है, नेविगेटर डॉट पुश, यहाँ पे मैं दूंगा अपना कॉन्टेक्स्ट, साथ के साथ क्यूपर्टिनो पेज राउट यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, चाहो तो मटेरियल भी यूज़ कर सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी है। तो यहाँ पे मैं क्यूपर्टिनो पेज राउट, बिल्डर, कॉन्टेक्स्ट, और रिटर्न कर दूंगा यहाँ से क्या, अपना ऐड न्यू नोट वाला पेज। तो ऐड न्यू पेज। ठीक है, ऐड न्यू पेज मैंने उसका नाम रख दिया, इसे ऐड न्यू नोट कर देते हैं। ठीक है, ऐड न्यू नोट पेज। सारे में फिर से चेंज करना पड़ेगा अभी से, ऐड न्यू नोट, और यहाँ पे भी ऐड न्यू नोट। तो ये हो गया। अब यहाँ पे भी उसका नाम बदल देते हैं, ये आ गया। इसे मार्क कर देना कांस्टेंट, वरना वो एरर आएगी। तो अब अगर मैं अपने इस फ्लोटिंग एक्शन बटन पे टैप करूँगा तो मैं अपने अगले पेज पे आ जाऊँगा। ठीक है, और मेरे को iOS वाली एनिमेशन यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, क्योंकि मैंने क्यूपर्टिनो राउट यूज़ करा है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस क्यूपर्टिनो राउट के अंदर एक प्रॉपर्टी को छेड़ सकता हूँ, मतलब लिटरली छेड़ना नहीं है उसे। मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे कर सकता हूँ एक फुल स्क्रीन डायलॉग नाम से एक प्रॉपर्टी होती है, उसे सेट कर सकता हूँ ट्रू। ये बेसिकली तुम्हारे मटेरियल राउट में भी होती है, लेकिन मेरे को बस अच्छा लगता है क्यूपर्टिनो पेज राउट, तो इसलिए मैं वो यूज़ कर रहा हूँ। तो वो तुम्हारी मर्जी है। तो फुल स्क्रीन डायलॉग को ओपन करते ही उससे क्या होगा, देखो, तो अब मेरा जो पेज है वो नीचे से ऊपर आ रहा है, राइट। वो बेसिकली एक डायलॉग की तरह आएगा। अब अगर मैं अपने इस ऐड न्यू नोट पेज पे एक ऐप बार लगा दूं, ठीक है, तो अब देखना क्या होगा। तो देख सकते हो यहाँ पे बैक का बटन नहीं आ रहा है, यहाँ पे एक्स आ रहा है, यानी कि अब मैं इसे क्लोज कर सकता हूँ। तो बेसिकली एक डायलॉग की तरह ओपन हो गया है। ठीक है, तो मेरा जो नया पेज है वो डायलॉग की तरह ओपन हो रहा है यहाँ पे। तो ये हो जाने के बाद बना लेते हैं यहाँ पे भी यूआई अपने नोट पेज का। तो इस नोट पेज पे इस कंटेनर की जगह सबसे पहले तो करो यहाँ पे एक कॉलम, क्योंकि हमें 2 विजेट्स लगाने पड़ेंगे, एक हमारे नोट के टाइटल के लिए और एक उसके अंदर के कंटेंट के लिए। ठीक है, टाइटल छोटा सा होगा, कंटेंट का पेज पूरा इतना बड़ा होगा, यानी कि कंटेंट की जो फील्ड होगी वो पूरी इतनी बड़ी होगी। तो कॉलम के अंदर देंगे चिल्ड्रन, और सबसे पहले ले लेते हैं एक टेक्स्ट फील्ड। ये टेक्स्ट फील्ड है मेरे टाइटल के लिए। तो अब देखते हैं कि हमें टाइटल देना कैसे है यहाँ पे। तो डेकोरेशन
इनपुट डेकोरेशन, हिंट टेक्स्ट में मैं दे दूंगा अभी के लिए टाइटल। ठीक है, ये आ गया मेरा टाइटल। और इस टेक्स्ट फील्ड के स्टाइल में जाके मैं इसको दे दूंगा टेक्स्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज़ को मैं कर दूंगा 30। ठीक है, तो यानी कि मेरा टाइटल जो है थोड़ा सा बड़ा दिखेगा मेरे बाकी के नोट से। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अब यहाँ पे तुम इसको चाहो तो पूरे को कर दो मार्क कॉन्स्टेंट, तो तुम्हारी एरर वो चली जाएगी। ठीक है, तो एक टेक्स्ट फील्ड हमारी ये आ गई। अब जो अगली टेक्स्ट फील्ड है, मान लो मैं इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ, तो मेरे साथ क्या हो रहा है कि मेरी नोट वाली टेक्स्ट फील्ड अभी भी छोटी है। अगर मैं मान लो इस पेज को बंद करता हूँ और वापस यहाँ पे आता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे टैप कर रहा हूँ देखो कि कहीं पे भी खाली एरिया में, तो मेरे टाइटल वाले पे टैप नहीं हो रहा, यानी कि ये सेकंड वाली फील्ड जो है सिलेक्ट नहीं हो रही। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस टेक्स्ट फील्ड को रैप कर दूंगा एक एक्सपेंडेड में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बस एक्सपेंडेड। तो एक्सपेंडेड में रैप करते ही देखना क्या होगा, अगर मैं वापस आऊँ यहाँ पे इस पेज पे, अब अगर मैं इस खाली एरिया पे भी टैप करूँगा तो देखो मेरी वो टाइटल वाली फील्ड ही सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, इस टाइटल की जगह मैं यहाँ पे नोट लिख देता हूँ और इसका फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि हमें साफ पता चल जाए कि वो नोट है। तो अब अगर मैं खाली एरिया पे टैप कर रहा हूँ तो मेरा नोट सिलेक्ट हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं एंटर करूँ तो ये फील्ड अनफोकस ना हो, ये फील्ड अनफोकस ना हो। मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट लाइन आती रहे। राइट, अभी यहाँ पे नेक्स्ट लाइन वाला फीचर अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए टेक्स्ट फील्ड के अंदर ही मैं मैक्स लाइंस को कर दूंगा नल। अगर तुम इस टेक्स्ट फील्ड की या फिर किसी भी टेक्स्ट फील्ड की मैक्स लाइंस को नल कर दोगे तो देखना क्या होगा, अब मैं एंटर करूंगा तो मैं अगली लाइन में आ सकता हूँ। ठीक है, अब मेरे को सिंपली क्या करना है, बस इसका ये बॉर्डर हटा देना है। इस बॉर्डर को मैं हटा दूंगा तो मेरी टेक्स्ट फील्ड एक तरह से पूरी इतनी बड़ी है। अब तो इनपुट डेकोरेशन में बॉर्डर को कर देना इनपुट बॉर्डर डॉट नन, और सेम चीज़ मैं ऊपर यहाँ पे टाइटल में भी लगा दूंगा। तो बंद करके फिर से जाते हैं, तो देखो टाइटल नोट। अब अगर मैं टाइटल कुछ लिखूँ और उसके बाद नोट पे टैप करूँ, खाली एरिया में कहीं पे भी टैप करोगे नोट पे ही रहोगे। तो अब मैं यहाँ पे कुछ भी नोट लिख सकता हूँ देखो, और मैं नेक्स्ट लाइन में भी जा सकता हूँ, जितनी मर्जी लाइन तुम वहाँ पे छोड़ सकते हो। तो यूआई तो बेसिक तुम्हारा यहाँ पे बन चुका। अब क्या करना है, थोड़ी सी स्पेसिंग देनी है क्योंकि आसपास बिल्कुल भी गैप नहीं है यहाँ पे। तो थोड़ी सी स्पेसिंग के लिए इस कॉलम को रैप कर दूंगा मैं एक पैडिंग विजेट में। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट 8 दे रहा है, हम 20 दे देते हैं। ये थोड़ी सी ज़्यादा हो गई तो इसे ऑल की जगह कर लेते हैं सिमेट्रिक, और हॉरिजॉन्टल में 20 और वर्टिकल में सिर्फ 10। तो ये हो गई। अब मैं क्या चाहता हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं प्लस पे टैप करूँ तो मेरे जो टाइटल वाली फील्ड है ऑलरेडी फोकस्ड हो। ठीक है, मेरी जो टाइटल वाली फील्ड है ऑलरेडी फोकस्ड हो, तो मैं ऑटो फोकस को कर दूंगा ट्रू। ठीक है, ऑटो फोकस को ट्रू करते ही क्या होगा देखो, अगर मैं बंद करूं और वापस जाऊं तो देखो मेरी टाइटल वाली फील्ड ऑलरेडी फोकस्ड है। ठीक है, तो सिंपली तुम्हें बस ऑटो फोकस को कर देना है ट्रू। अब अगला जो फीचर है वो थोड़ा सा अलग है, उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ लिखूँ, मान लो मैंने अपना नाम लिखा, अब जैसे ही मैं एंटर करूँ, ठीक है, अब जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करूँगा तो मैं चाहता हूँ कि एंटर करते ही कीबोर्ड गायब ना हो, जबकि मेरे नोट वाले फील्ड पे खुद फोकस हो जाए। ठीक है, यानी कि मान लो मैं आया तो टेक्स्ट फील्ड तो ऑलरेडी फोकस्ड है ही मेरी टाइटल वाली, तो मैं कुछ भी लिखूँ एंटर मारूँ तो मैं नोट पे आ जाऊँ ऑटोमेटिकली। उसके लिए मैं क्या करूँगा, ऊपर डिफाइन करूँगा एक फोकस नोड। ठीक है, ये फोकस नोड फोकस हैंडल करता है, ठीक है, टेक्स्ट फील्ड्स का। तो फोकस नोड ले लूँगा मैं अपने इस नोट वाली फील्ड के लिए, तो नोट फोकस इक्वल टू फोकस नोड मैंने कर दिया इनिशियलाइज। अब इस नोट फोकस को मैं यूज़ कर सकता हूँ अपने इस वाले टेक्स्ट फील्ड में, तो यहाँ पे फोकस नोड में दे दूँगा नोट फोकस। अब यहाँ पे एक एरर आ रही है कि हम कांस्टेंट के अंदर एक नोट फोकस यूज़ कर रहे हैं जो कि कांस्टेंट नहीं है, तो इस कॉन्स्ट को अब ऊपर से हम हटा सकते हैं और इस टेक्स्ट फील्ड को मार्क कर देना कांस्टेंट। और ये वाली टेक्स्ट फील्ड अब कांस्टेंट नहीं है क्योंकि ये नोट फोकस हमने यहाँ पे लगा लिया है, तो इसका टेक्स्ट स्टाइल कांस्टेंट है और साथ ही साथ इसका इनपुट डेकोरेशन भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो कांस्टेंट कीवर्ड का थोड़ा सोच समझ के यूज़ करना कि तुम्हें कहाँ पे उसे करना है। अब मैं इस नोट फोकस को यूज़ करके इसे अनफोकस भी कर सकता हूँ और साथ ही साथ इसे फोकस में भी ला सकता हूँ। ठीक
ठीक है। तो अब अगर मैं अपने इस टेक्स्ट फील्ड के ऑन सबमिटेड पे, ठीक है, ऑन सबमिटेड पे, अब अगेन जैसे ही मैंने ऑन सबमिटेड यूज़ करा यहाँ पे एरर आ गया फिर से, क्योंकि ये फंक्शंस जो होते हैं वो कांस्टेंट नहीं होते हैं। तो कांस्टेंट अब हम यहाँ से भी हटाना पड़ेगा और यहाँ पे लगाना पड़ेगा। कांस्टेंट लगाओगे नहीं तो एरर नहीं आएगी, ऐसा नहीं है कि तुम्हारी ऐप नहीं चलेगी, लेकिन बस कोड थोड़ा अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो ब्लू ब्लू सी लाइन्स आती है, मेरे को नहीं पसंद हो बिल्कुल भी। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस ऑन सबमिटेड में मुझे मिल जाएगी एक वैल्यू, ठीक है। ये वैल्यू क्या है, वैल्यू बेसिकली मेरे जो ये वैल्यू वो है जो मेरे टाइटल में लिखी होगी उस टाइम पे, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं चेक करूँ पहले कि मेरी वैल्यू जो है खाली ना हो, यानी कि मेरा टेक्स्ट उसमें हो कुछ, तो ही मैं अगली फील्ड पे जाऊँ, ठीक है। तो सेम वैल्यू अगर खाली नहीं है तो मैं क्या करूँगा, नोट फोकस को फोकस कर दूंगा। तो मैं करूँगा नोट फोकस डॉट रिक्वेस्ट फोकस। तो अब देखते हैं, तो अगर मैं अभी खाली में ही एंटर करूँगा तो देखो फोकस लॉस्ट हो गया, लेकिन अगर मैं कुछ लिखने के बाद एंटर करूँगा तो देखो मैं नोट में आ गया ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो अब मेरी जो नोट्स ऐप है वो थोड़ी ज़्यादा अच्छी बनेगी, ठीक है, यूज़र एक्सपीरियंस थोड़ा ज़्यादा अच्छा हो गया इसका। तो अगर मैं इसे ऐड करके अब टाइटल पे ऑटोमेटिकली फोकस हूँ, अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ माय न्यू नोट, ठीक है। और साथ के साथ अब जैसे ही मैं एंटर करूँगा मैं नोट पे आ जाऊँगा और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि दिस इज़ द कंटेंट ऑफ द नोट। अब तुम चाहो तो ऊपर इस टाइटल को बोल्ड भी हम बना सकते हैं, वो तो पूरी तरह से तुम्हारे ऊपर है कि तुम कैसी स्टाइलिंग देना चाहते हो उसे। यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल में फॉन्ट वेट को कर सकते हैं हम फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड, तो हमारा टाइटल जो है वो बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है वैसे, लेकिन ये चीज़ पूरी तरह से तुम्हारे ऊपर है। तो नोट का पेज हमने बना लिया। अब बस एक लास्ट चीज़ होगी इस नोट वाले पेज पे, वो ये होगी कि मैं ऊपर यहाँ पे एक बटन लगाऊंगा, एक चेक आइकन लगाऊंगा, ठीक है। उस पर टैप करते ही हमारा ये नोट जो है सेव हो जाना चाहिए, बस बेसिकली, और कुछ काम नहीं है उसका। तो ऐप बार के अंदर मैं लूँगा एक्शंस। ये एक्शंस तुम्हारे राइट साइड वाले होते हैं, ठीक है। अगर तुम्हें लेफ्ट साइड में कुछ लगाना है तो वो लीडिंग होता है, ठीक है। यहाँ पे एक लीडिंग विजेट होता है, तो अगर तुम्हें लेफ्ट साइड में कुछ लगाना है तो लीडिंग, अगर राइट में कुछ लगाना है तो एक्शंस। तो एक्शंस के अंदर मैं ले लूँगा एक आइकन बटन ऑन प्रेस्ड, ठीक है। और ऑन प्रेस के साथ साथ एक आइकन दे देंगे इसे, कांस्टेंट आइकन, जो कि होगा हमारा आइकन्स डॉट चेक सिंपली। तो ये देखो मेरा चेक आइकन आ गया वहाँ पे। अब मैं क्या कर सकता हूँ, नोट मैंने लिखा और फिर इस चेक आइकन पे टैप करूँगा तो मेरा नोट जो है सेव हो जाएगा। अगर मैं एक्स पे करूँगा तो नोट सेव नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो ये बन गया मेरा नोट वाला पेज, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सिंपली नोट लिख सकता हूँ और चाहूँ तो उसे ऐड कर सकता हूँ। अब बारी आती है थोड़ा सा डेटा हैंडल करने की, ठीक है। फिर से अब हम थोड़ा सा डेटा को करेंगे हैंडल। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक बनाते हैं नया प्रोवाइडर, ठीक है। तो फोल्डर बना लूँगा सबसे पहले तो प्रोवाइडर्स नाम से। इस प्रोवाइडर के अंदर हमें चाहिए एक लिस्ट प्रोवाइडर, ठीक है। तुम लिस्ट प्रोवाइडर कह लो, नोट प्रोवाइडर कह लो, कुछ भी उसे कह सकते हो, ठीक है, कुछ भी नाम रख दो उसका। तो नोट्स प्रोवाइडर डॉट डार्ट में यहाँ पे ले लूँगा एक क्लास नोट्स प्रोवाइडर विद चेंज नोटिफायर। तुम जानते हो जब भी हमें कोई प्रोवाइडर बनाना होता है तो हमें विद चेंज नोटिफायर लेना होता है, ताकि हम नोटिफाई लिसनर्स नाम का एक फंक्शन कॉल कर सकें और अपने अपडेट्स को, अपने यूआई को बता सकें कि कुछ अपडेट हुआ या फिर नहीं हुआ। तो ये नोट्स प्रोवाइडर हमें क्या देगा, ये नोट्स प्रोवाइडर हमें देगा एक लिस्ट ऑफ नोट। ये नोट क्या है, ये नोट हमारा बनाया हुआ मॉडल है, ठीक है। तो हमें उसकी एक लिस्ट मिलेगी जिसका नाम होगा नोट्स, ठीक है। ये नोट्स हम ऑफ कोर्स अपने एपीआई से लोड करेंगे, अभी के लिए वो हम नहीं कर रहे हैं, अभी के लिए हम लोकली सब कुछ करेंगे। एपीआई को हम अभी बाद में थोड़ा कनेक्ट करेंगे, ठीक है, अगले एपिसोड में। तो यह हमें देगा एक लिस्ट ऑफ नोट्स सिंपली, और कुछ भी नहीं। अगर हम चाहते हैं कोई नया डेटा ऐड करना तो उसके लिए हमें एक फंक्शन लिखना पड़ेगा, साथ के साथ अगर हमें कुछ अपडेट करना है तो भी हमें एक फंक्शन लिखना पड़ेगा, और डिलीट करना है तो भी। तो 3 फंक्शन हमें चाहिए ही चाहिए। सबसे पहले ऐड नोट का एक फंक्शन बना लेते हैं, एक अपडेट नोट का फंक्शन बना लेते हैं, और साथ के साथ एक डिलीट नोट का फंक्शन बना लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऐड नोट की, ठीक है। जैसे ही मैं एक नया नोट ऐड करूँगा तो क्या होगा, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में मैं लूँगा नोट, इसका मैं नाम रख दूँगा नोट,
और यहाँ पे अपने नोट्स वाले एरे में ऊपर ये जो मेरी लिस्ट है इसके अंदर मैं कर दूंगा उसे ऐड। ठीक है, नोट्स डॉट ऐड नोट, और साथ ही साथ कॉल कर दूंगा नोटिफाई लिसनर्स को, ताकि मेरे लिसनर्स को, मेरे पूरी ऐप को पता चल जाए कि कोई नया नोट ऐड हुआ। ठीक है, ऐड नोट वाला फंक्शन हमने लिख लिया। अपडेट नोट और डिलीट नोट अभी के लिए इग्नोर करो, ये सब हम बाद में करेंगे। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस प्रोवाइडर को कर सकता हूँ यूज़ अपनी पूरी इस ऐप के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, मेन डॉट डार्ट में ही अभी के लिए हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे थे एक मटेरियल ऐप, अब हम रिटर्न करेंगे यहाँ पे क्या, हम रिटर्न करेंगे एक मल्टी प्रोवाइडर। ठीक है, तो रिटर्न मल्टी प्रोवाइडर। ठीक है, मल्टी प्रोवाइडर को यूज़ करके हम मल्टीपल प्रोवाइडर्स एक ही ऐप में, एक ही विजेट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोवाइडर्स में आ जाएगा हमारा पहला चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर, ये आ गया। इसके अंदर हमें देना होता है क्रिएट कॉन्टेक्स्ट और हमारा नोट्स प्रोवाइडर यहाँ पे हम बना देंगे। ठीक है, उसका एक इंस्टेंस हमें मिल जाएगा। ये सेव करते ही कुछ बकवास सी एरर आई, इसे इग्नोर करना, हम अपना कोडिंग चालू रखते हैं। अब इस मल्टी प्रोवाइडर के चाइल्ड में हम दे सकते हैं अपनी मटेरियल ऐप जो कि हम पहले रिटर्न कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ से इसे कर लो कॉपी, यहाँ पे करो पेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी सी कर लेते हैं स्पेसिंग, और अब ये वाला विजेट नीचे से हम हटा सकते हैं। तो हमारा मल्टी प्रोवाइडर आ गया, उसके अंदर अभी के लिए एक ही है हमारा चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर जो कि है हमारा नोट्स का प्रोवाइडर। और ये नोट्स का प्रोवाइडर हमें क्या क्या दे रहा है अभी के लिए, बस वो हमें एक लिस्ट दे रहा है नोट्स की, और उसके अंदर कुछ फंक्शंस हैं जिनको यूज़ करके हम ऐड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं या फिर डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ ऐड ही है, लेकिन हाँ तीनों फंक्शन वहाँ पे अवेलेबल हैं हमारे यूज़ करने के लिए। तो मेन फाइल में हमने ये मल्टी प्रोवाइडर लगा दिया। अब इस प्रोवाइडर को मैं कहीं पे भी अपनी ऐप के अंदर कर सकता हूँ यूज़। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अपने इस नोट्स पेज पे, हमारा ये जो होम पेज है, होम पेज पे यहाँ पे हम करेंगे उसे यूज़। ठीक है, अब ये जो ग्रिड व्यू बिल्डर है हमारा, इसके अंदर मैं चाहता हूँ मेरे को वही डेटा दिखे जो कि मेरे नोट्स प्रोवाइडर के अंदर हो। ठीक है, तो अब तुम्हारे पास फिर से दो ऑप्शन हैं, या तो तुम यहाँ पे यूज़ कर सकते हो एक कंज्यूमर। ठीक है, तुम एक कंज्यूमर विजेट यूज़ करके इस ग्रिड व्यू को उसके अंदर रैप कर सकते हो, या फिर मैं सीधे अपने इस बिल्ड फंक्शन में ही ऊपर डिफाइन कर सकता हूँ एक नोट्स प्रोवाइडर। ठीक है, नोट्स प्रोवाइडर, मेरा नोट्स प्रोवाइडर, तो प्रोवाइडर ऐसे नहीं, प्रोवाइडर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, और इसका मैं यहाँ पे दे सकता हूँ टाइप, तो टाइप है मेरा नोट्स प्रोवाइडर। तो ऐसे ही इसे मैंने कर लिया डिफाइन। अब जैसे ही इसके अंदर कोई चेंजेस होंगे तो मेरा ये बिल्ड फंक्शन ऑटोमेटिकली खुद कॉल हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे भी मैं इसकी वैल्यूज यूज़ करूँगा वो खुद अपडेट हो जाएंगी। तो इस नोट्स प्रोवाइडर को कर सकता हूँ मैं यूज़। अब इस आइटम काउंट के अंदर हमने पहले दे रखा था 5, अब इस स्टैटिक 5 की जगह मैं लगा सकता हूँ नोट्स प्रोवाइडर डॉट नोट्स डॉट लेंथ, यानी कि मेरे नोट्स प्रोवाइडर के अंदर जितने नोट्स हैं उनकी लेंथ। तो देखो वो अभी के लिए तो खाली हो गया, क्योंकि वहाँ पे एक भी नोट अभी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये हो जाने के बाद अब यहाँ पे हम रिटर्न कर रहे हैं एक नोट। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ एक नया नोट ऐड करना। ठीक है, तो नया नोट ऐड करके देखते हैं अब एक्चुअली में होता क्या है। तो नया नोट ऐड करने के लिए हमें बस इतना करना है, हमें इस नोट्स प्रोवाइडर के अंदर ये जो ऐड नोट वाला फंक्शन है उसे कॉल करना है और उसको एक नोट का मॉडल दे देना है। ठीक है, सिर्फ इतना सा करना है और कुछ नहीं करना है। तो अपने इस ऐड न्यू नोट वाले पेज पे चलते हैं और यहाँ पे वो ओपन करते हैं। तो मैं चाहता हूँ इस आइकन्स डॉट चेक वाला बटन, ये जो मेरा ऊपर यहाँ पे है एक्शंस में, इस पर टैप करते ही मेरा नया नोट ऐड हो जाए। तो एक फंक्शन बना लेते हैं ऊपर, void ऐड न्यू नोट। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ, इस फंक्शन को कर लूँगा यहाँ से कॉल। ओके, तो सबसे पहले नोट बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें इन दोनों फील्ड्स की चाहिए वैल्यू। लेकिन इन दोनों फील्ड्स की वैल्यू हमें मिलेगी कैसे, वो मिल सकती है सिर्फ एक टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर से। ठीक है, तो इन दोनों के लिए ही मैं बनाऊंगा एक एक टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। तो टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर बनाऊंगा। पहला है मेरा टाइटल के लिए। ठीक है, टाइटल कंट्रोलर, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, और सेम एक और बनाएंगे, ये होगा हमारा कंटेंट के लिए। ये बन गया। तो दोनों टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर्स आ गए। अब इन दोनों को यहाँ पे असाइन कर दो। मेरा टाइटल कंट्रोलर आ जाएगा सबसे पहले, और दूसरी वाली में आ जाएगा मेरा कंटेंट कंट्रोलर।
ठीक है। अब ये चीज़ तुमने अभी अभी नई ऊपर डिफाइन करी है, तो तुम्हें इस पेज को बंद करके फिर से ओपन करना पड़ेगा इन चेंजेस को एक्नॉलेज करने के लिए। तो फिर से ओपन कर लेते हैं। तो मेरा टाइटल कंट्रोलर और कंटेंट कंट्रोलर दोनों लोड हो चुके होंगे। तो इन दोनों की मुझे वैल्यूज़ मिल गई और बस इस पेज से मुझे यही चाहिए था, इसके अलावा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। अब इस ऐड न्यू नोट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं एक नया नोट। तो मैं नोट इक्वल टू नोट, ठीक है। अब नोट का एक नया इंस्टेंस बना रहे हैं। इस नोट के अंदर हमें क्या क्या देना है, देखो आईडी, टाइटल, कंटेंट, यूज़र आईडी और सब कुछ देना है। तो सबसे पहले बात करते हैं आईडी की। तो आईडी जो है हर एक नोट की अलग होगी, ठीक है, यूनिक होगी। तो यूनिक के लिए हम यूज़ कर सकते हैं WUID, ठीक है। एक पैकेज है फ्लटर के लिए, डार्ट के लिए, UUID। तो वो इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ पे फ्लटर पब ऐड UUID, ठीक है। पैकेज हो गया मेरा इंस्टॉल। अब इस आईडी में मैं दे सकता हूँ WUID.V1, ठीक है। इस V1 से मेरे को एक यूनिक आईडी ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। अब ये कांस्टेंट ही रहने वाले हैं, तो इसको तुम कांस्टेंट भी मार्क कर सकते हो। तो आईडी के बाद मेरे को देना है एक यूज़र आईडी, यानी कि ये किस यूज़र का है, क्योंकि हमारे डेटाबेस के अंदर बहुत सारे यूज़र्स के बहुत सारे नोट्स हो सकते हैं, तो फैच करते टाइम दिक्कत आ सकती है, ठीक है। हम नहीं चाहते कि किसी दूसरे यूज़र के नोट्स किसी और को दिख जाए। लेकिन अभी के लिए मैं इसे स्टैटिक रोहित सैमरीवाल सेट कर दूंगा, ठीक है। यानी कि मैं खुद अपने आप का सेट कर रहा हूँ। बाद में हम इसे डायनामिक बनाएंगे, ठीक है। UUID से एक की बनाएंगे, उसे शेयर्ड प्रेफरेंसेस में स्टोर करा लेंगे यूज़र आईडी के नाम से, और हर बार उसे करेंगे फैच जब भी हमारी ऐप रन होगी, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली हमारे पास एक यूज़र आईडी होगी यूनिक, ठीक है। लेकिन अभी के लिए वो सब हमने अप्लाई नहीं करा है, तो अभी के लिए मैं डायरेक्टली एक यूज़र आईडी यहाँ पे दे रहा हूँ इसलिए। तो अब बारी आती है टाइटल की। टाइटल मेरे को इस टाइटल कंट्रोलर से मिल जाएगा। तो टाइटल कंट्रोलर उठाना डॉट टेक्स्ट, ठीक है। टाइटल कंट्रोलर का जो भी टेक्स्ट होगा वो आ जाएगा, साथ ही साथ अपने कंटेंट का टेक्स्ट, यानी कि कंटेंट वाली फील्ड का टेक्स्ट। तो कंटेंट कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट। इसके बाद लास्ट है हमारी डेट एडिट, यानी कि किस डेट को हमने उसे ऐड करा। तो सिंपली डेट टाइम डॉट नाउ दे देना इसे। तो ये बन गया मेरा एक नया नोट यहाँ पे। अब मेरे को क्या करना है, इस नोट को अपने इस प्रोवाइडर के अंदर सेव कराना है, ठीक है। तो सिंपली मैं उसे सिलेक्ट करूँगा सबसे पहले, तो प्रोवाइडर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, इसका टाइप दे दूंगा नोट्स प्रोवाइडर। अब ऑफ कोर्स हम उसे बिल्ड फंक्शन में नहीं कर रहे हैं कॉल अपने इस प्रोवाइडर डॉट ऑफ को, तो इसलिए हमें उसे देना पड़ेगा लिसन फॉल्स, ठीक है। तो याद रखना, कभी भी उसे बिल्ड फंक्शन के अलावा कहीं और कॉल करो, यानी कि उसके बाहर मान लो एक फंक्शन के अंदर ही मान लो, तो लिसन फॉल्स तुम्हें देना पड़ेगा, क्योंकि एक फंक्शन ऐसे उसे लिसन नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो नोट्स प्रोवाइडर के अंदर जाके मैं कॉल कर दूंगा इसका ऐड नोट वाला फंक्शन, और इस ऐड नोट वाले फंक्शन को मैं ये न्यू नोट कर दूंगा पास, ठीक है। सिंपली इतना सा हमें यहाँ पे ये चीज़ करनी थी। अब एक बार मेरा नोट जो है इसके अंदर सेव हो चुका, यानी कि मेरा ऐड नोट कॉल हो गया, मेरा न्यू नोट प्रोवाइडर में सेव हो गया, तो मैं क्या करूँगा, मैं कर दूंगा नेविगेटर डॉट पॉप, ठीक है। नेविगेटर डॉट पॉप करने से क्या होगा, मेरा पेज जो है वो बंद हो जाएगा सिंपली। तो अगर मैं मान लो यहाँ पे टाइटल दे दूँ कुछ, माय फर्स्ट नोट, और नोट में मैं लिख देता हूँ दिस इज द कंटेंट ऑफ द नोट, और करूँ उसे सेव, तो देखो एक बॉक्स मुझे यहाँ पे देखने को मिल गया। अब मैं क्या करूँगा, इस बॉक्स को बनाते हैं एक एक्चुअल नोट विजेट, ठीक है। तो होम पेज पे इस बॉक्स के अंदर थोड़ा सा डेटा दिखाते हैं। चाइल्ड में मैं ले लूँगा एक कॉलम, ठीक है। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में मेरा टेक्स्ट, इसके अंदर मैं दिखाऊंगा अपना टाइटल। तो मैं क्या करूँगा, मैं लूँगा नोट्स प्रोवाइडर डॉट नोट्स में से अपना इंडेक्स सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। जो भी मेरा करंट इंडेक्स है वो सिलेक्ट कर लूँगा, उसका टाइटल यहाँ पे दिखा दूँगा। तो वो आ गया मेरा माय फर्स्ट नोट। लेकिन अगर अब देखा जाए तो अगर मैं बार बार यही लाइन बार बार ऐसे रिपीट करूँगा तो फालतू में मेहनत लगेगी मेरी। तो मैं इसको ऊपर एक जगह पे स्टोर कर लेता हूँ, ठीक है। नोट करेंट नोट इक्वल टू दिस,
ठीक है, अब मेरे को सिर्फ लिखना है करंट नोट डॉट टाइटल। तो अब मेरी मेहनत लगेगी थोड़ी कम, क्योंकि पहले मुझे बार बार इतना बड़ा लिखना पड़ता। ठीक है, तो करंट नोट डॉट टाइटल, साथ के साथ उसके नीचे मैं दे दूंगा करंट नोट डॉट कंटेंट। ये आ गया मेरा कंटेंट। अभी जो कॉलम है इसकी क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट देखो बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर हो रखी है, तो उसे कर लो चेंज, क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्टार्ट। तो वो चीज़ें स्टार्ट में आ जाएंगी। अब थोड़ी सी हमें चाहिए यहाँ पे पैडिंग इस कंटेनर के अंदर ही, तो पैडिंग कांस्टेंट एज इन सेट्स डॉट ऑल मैं कर दूंगा मैं 10। ठीक है, तो ये देखो थोड़ी सी पैडिंग भी हो गई। ऑफ कोर्स इसका ये जो ब्लू कलर है वो भी अब हम हटा सकते हैं। ठीक है, ब्लू कलर हटाने के बाद मैं दूंगा यहाँ पे डेकोरेशन, बॉक्स डेकोरेशन, और इसे दे दूंगा मैं एक बॉर्डर। ठीक है, पहले हमने इसे एक बॉर्डर नहीं दिया था, पहले हमने पूरा पीछे सॉलिड ऐसे कलर भर दिया था। तो सॉलिड कलर फिल हमें नहीं करना है, हमें एक बॉर्डर बनाना है। बाकी देखो फिर से यूआई तुम्हारे ऊपर है, जैसा तुम बनाना चाहो वैसे बनाओ, उसमें मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा। तो बॉर्डर डॉट ऑल यहाँ पे दूंगा। बॉर्डर का कलर मैं रखूँगा कलर्स डॉट ग्रे। ठीक है, थोड़ा ग्रे कलर यहाँ पे ऐसा इस टाइप का हम लेंगे कुछ। विड्थ देते हैं 2। तो यह आ गया मेरा ऐसे नोट। अब चाहो तो इसको कुछ बॉर्डर रेडियस भी दे सकते हैं, बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर 10 करते हैं। देखो थोड़े से कॉर्नर्स जो हैं वो राउंड हो गए। अब इन दोनों टेक्स्ट के बीच में थोड़ा सा गैप देना है, तो यानी कि कांस्टेंट साइज बॉक्स जिसकी हाइट होगी सिर्फ 5। ठीक है, तो उन दोनों के बीच में हल्का सा गैप देना है, तो 7 कर देते हैं। चलो, तो ये हो गया। अब तुम क्या कर सकते हो, इस माई फर्स्ट नोट को और इसको थोड़ा सा अलग बना सकते हो। कैसे, या तो उनका कलर चेंज कर दो या फिर उनका फॉन्ट वेट बदल दो। तो यहाँ पे जाना, लिखना स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल, फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड। ठीक है, तो वो उसे मैंने टाइटल को कर दिया सिर्फ बोल्ड, ताकि वो अलग से मेरे को पहचान में आ जाए कि हाँ वो टाइटल है। साथ के साथ फॉन्ट साइज को भी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, 20 कर देते हैं। हाँ, ये ठीक है। अब सेम चीज़ अपने इस कंटेंट वाले पे भी थोड़ी सी स्टाइलिंग दे देना, कांस्टेंट टेक्स्ट स्टाइल। तो इसके अंदर मैं दूंगा एक तो अपना फॉन्ट साइज 18। ठीक है, यानी कि उसका हमने दिया था 20, तो उससे थोड़ा सा छोटा है, लेकिन हाँ फिर भी 18। और कलर को मैं कर दूंगा कलर्स डॉट ग्रे। ठीक है, ग्रे थोड़ा ज़्यादा लाइट हो गया, तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा के दे सकता हूँ उसका वेट। ठीक है, तो ग्रे, तो देखो इनवैलिड कांस्टेंट वैल्यू, तो ये कांस्टेंट में नहीं आता है, तो इसलिए तुम्हें कांस्टेंट हटाना पड़ेगा यहाँ से। ओके, तो कलर्स ग्रे 700 की जगह देके देखते हैं 800। ये तो ऑलमोस्ट ब्लैक ही हो गया, तो 700 ही दे देते हैं। चलो, तो ऐसा कुछ दिखेगा मेरा नोट का विजेट। तो अभी के लिए तो ये ठीक है, लेकिन मान लो मैंने एक नया नोट ऐड करा और इसका टाइटल जो है थोड़ा सा लंबा था। ठीक है, मान लो माय सेकंड नोट विद अ बिग टाइटल। ठीक है, काफ़ी बड़ा टाइटल मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब साथ के साथ नोट में भी मैं ऐसे ही करूँगा, मैं नोट में भी एक बहुत लंबा सा नोट लिखूँगा। ठीक है, बहुत बार मल्टीपल लाइन चेंज करूँगा। तो यह आ गया मेरा बड़ा सा नोट। अब अगर मैं इसे सेव करूँगा तो देखो यहाँ पे एक एरर आ गई। ठीक है, यहाँ पे एरर क्या है, यहाँ पे एरर आई वही तुम्हारी ओवरफ्लो की एरर, क्योंकि ऑफ कोर्स इतना सारा कंटेंट हम इतने से बॉक्स में फिट कैसे करेंगे। उसके लिए मैं 2 चीज़ें करूँगा। पहला, तो मैं अपने टाइटल को एक लाइन में ही कर दूंगा लिमिट। ठीक है, मैं चाहता हूँ मेरा जो टाइटल है वो सिर्फ एक ही लाइन में आए। अगर वो एक लाइन में आ सकता है तो आ जाए, अगर वो एक लाइन में नहीं आ सकता है तो डॉट 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 आ जाए। अपने टेक्स्ट स्टाइल का लिख सकता हूँ मैं मैक्स लाइन्स, उसे कर सकता हूँ 1। तो देखो, तो आगे का जो भी कंटेंट होगा वो सब वहाँ से हट जाएगा। साथ के साथ ओवरफ्लो को हम मैं क्या करूँगा, मैं टेक्स्ट ओवरफ्लो डॉट एलिप्सिस कर दूँगा, तो ऐसे डॉट्स बन जाएंगे वहाँ पे।
ठीक है, तो मैक्स लाइंस को मैंने कर दिया 1 पे लिमिट, यानी कि मेरा जो टाइटल है सिर्फ एक लाइन में आ सकता है, और उसके ओवरफ्लो को कर दिया मैंने टेक्स्ट ओवरफ्लो डॉट एलिप्सिस। अब सेम चीज़ मेरे को करनी है इसमें, मैं यहाँ पे सिर्फ लिख दूंगा ओवरफ्लो टेक्स्ट ओवरफ्लो डॉट एलिप्सिस। डॉट्स तो बन गई लेकिन वो एक ही लाइन में आ गया अभी भी, तो यहाँ पे मुझे इसकी भी मैक्स लाइन सेट करनी पड़ेगी, 4 कर देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, थोड़ी सी और बढ़ा सकते हैं हम चाहे तो 5 मेरे यहाँ से। ठीक है, इस तरह से तुम उस चीज़ को कर सकते हो सेट, उस चीज़ को लिमिट। अभी के लिए क्या है हमारी ऐप के अंदर सीन, अभी के लिए सीन ये है कि मेरे नोट्स ऐड तो हो रहे हैं, लेकिन अगर मैं बाय चांस ऐप को कर दूं रीलोड तो वो गायब हो जाएंगे। और ऑफ कोर्स गायब होने भी चाहिए, क्योंकि अभी हम सब कुछ ऑफलाइन कर रहे हैं, यानी कि ये जो हमारा प्रोवाइडर है डेटा सेव कर रहा है, लेकिन तब तक जब तक हमारी ऐप रन कर रही है। ठीक है, अगर मैं एक नया नोट यहाँ पे ऐड करूँगा, ठीक है, माई न्यू नोट, दिस इज द कंटेंट, और मैं इसे अगर सेव करूँगा तो वो सेव हो रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये मेरे API के अंदर सेव नहीं हुआ है अभी के लिए। ठीक है, हमारा जो MongoDB का डेटाबेस है, जो हमने पूरा बैकएंड बनाया है, उसको हमने अभी तक कॉल नहीं करा, इसलिए मेरा जो डेटा है वो वहाँ बैकएंड पे सेव नहीं हुआ है, लेकिन फ्रंट एंड में अभी वो ठीक चल रहा है। तो हमें बस इतना करना है, अगली वीडियो में हम API का एक पूरी फाइल बनाएंगे, नहीं, ठीक है, API सर्विसेज की एक फाइल बनाएंगे, उसके अंदर हमारे सारे फंक्शंस होंगे, ऐड, अपडेट, डिलीट, सब कुछ, जो कि हमारे API के अंदर होगा डायरेक्ट। हमें बस इस ऐड न्यू नोट के अंदर, जहाँ पे हम ये प्रोवाइडर वाला फंक्शन कॉल कर रहे हैं, ठीक है, तो इस प्रोवाइडर वाले फंक्शन में हमें यहाँ पे बस API सेव भी वो कर देना है कॉल। ठीक है, जैसे ही हमारा API सेव कॉल होगा तो वो हमारा डेटा ऑटोमेटिकली API में सेव हो जाएगा। तो अभी के लिए हमारी ऐप कुछ ऐसी है। ठीक है, सिंपल सी एक ऐप बार है, यहाँ पे अभी एक खाली स्क्रीन है। अगर हम ऐड करें एक नोट तो हमें ये वाली स्क्रीन देखने को मिलेगी, और मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, और जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो मैं नोट पे आ जाऊँगा। यहाँ पे मैं नोट लिख सकता हूँ और फिर उसे ऊपर से सेव कर सकता हूँ। ठीक है, अगर बाय चांस मैंने कोई नोट लिखा लेकिन फिर बाद में मेरा मूड चेंज हो गया कि नहीं, मेरे को सेव नहीं करना, तो मैं X पे टैप कर सकता हूँ, तो वो सेव ऑफ कोर्स नहीं होगा। तो बेसिक लेआउट हमने अपनी ऐप का बना लिया, और अगर तुम लेआउट के अंदर कुछ चेंज करना चाहते हो तो ऑफ कोर्स यू आर फ्री टू डू इट, तुम जो चाहो वो करो, तुम्हें जैसा UI बनाना है वैसा बनाओ। और ऑफ कोर्स अगर तुम कुछ UI अलग बनाते हो तो मेरे को उसकी फ़ोटो भेजना, मेरे को उसका स्क्रीनशॉट भेज देना इंस्टाग्राम पे, मेरा इंस्टाग्राम है @रोहित सेमरीवाल। तो आज के लिए इतना ही। अगर तुम लोग मेरे से 1-on-1 सीखना चाहते हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम है @रोहित सेमरीवाल। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।